हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा जो एसएससी स्टेनोग्राफर है उसमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, उसका एनालाइज किस तरीके से होना चाहिए और जो एग्जाम डेट है जैसे कि अब दिसंबर में आ गई है तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए और कितने मॉक देने चाहिए जिससे आपका जो स्कोर है वो 160 प्लस जो आज आ जाए आपका स्कोर। बाकी मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर का स्कोर है 2023 का, आप देख सकते हैं मेरे इंग्लिश में 95 है, जीके में है, ये रीजनिंग में, और ओवरऑल 165 थे, 2 नंबर मेरे बढ़ गए थे तो मेरा 167 स्कोर आ गया था। तो मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे और आपको भी किस तरीके से मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी ये मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर है इसमें इंग्लिश के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, रीजनिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो 50-50 मार्क्स के, जीके के आते हैं 50। अभी फिलहाल शॉर्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको नॉर्मली जो है 2 महीने में कैसे और क्या पढ़ना है, और एंड में जैसे ही मैं आपको ये बता दूंगा कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और मॉक टेस्ट से रिलेटेड मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। जैसे रीजनिंग के इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने मेरी पहले स्ट्रेटजी की वीडियो देखी होगी तो अब तक आपका जो है जो सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए था। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिसका सिलेबस पूरा कवर हो गया, सिलेबस कवर अगर जिसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना। तो अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और आपके नंबर है ना लगभग 35 से 40 तक आ रहे होंगे, तब अब आपको क्या करना है, एसएससी टेक्स्ट बुक के ऊपर ना एक आप सर्च करना एसएससी रीजनिंग, वहां पर ना लगभग 20,000 प्लस क्वेश्चन करके एक आएगा उसका, उसके अंदर एनरोल हो जाना। उसके अंदर क्या है, सीजीएल सीएचएसएल बहुत सारे पेपर है, तो उन सबको अच्छे तरीके से जितने भी सेट है आप उसके प्रैक्टिस कर लो, जितने हो सकते हैं उतने करो। पहले स्टेनो के कर लो, फिर सीपीओ के कर लो, क्योंकि सीपीओ और स्टेनो में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, तो जितने ज्यादा आप 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। सीजीएल सीएचएसएल इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा तुम्हारा फायदा होगा। उसके बाद सिग्मा अकेडमी करके एक चैनल है, आप इससे, क्योंकि जो बाकी जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे एनोलॉजी हो गया, मिक्स नंबर हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज, ये वाले बहुत गलत होते हैं, तो इनकी ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, क्योंकि जो 45 से 50 तक का सफर है ना, वो ये वाले जो क्वेश्चन है इसमें टाइम लग जाता है या फिर ये सॉल्व नहीं होते हैं, मिसिंग नंबर और ये सारे के। तो इसकी प्रैक्टिस आप सिग्मा अकेडमी या फिर इवन कोचिंग सेंटर पे पढ़ा रखा है, एक रीजनिंग के टीचर है, उन्होंने बहुत, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका स्कोर 45 से 50 आराम से पहुंच जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, तो आपके पास और जो सिली मिस्टेक है बस उसे कम करो, स्कोर आपका अच्छे से बढ़ जाएगा। जैसे इस तरीके से इंग्लिश का है ना, उसी तरीके से रीजनिंग का है। तो ये सीजीएल सीएचएसएल जीडी सीपीयू इन सब की जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, ये सेक्शनल टेस्ट है, तो इस तरीके से रीजनिंग का सर्च करोगे, रीजनिंग का भी आ जाएगा। अब आता है जीके का। तो जीके का अभी आपका ना लगभग, जैसे आपको अभी फिलहाल अरिहंत की बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, अब आपको 2 महीने में क्या करना है, सबसे पहले तो जो परमार के एक चैनल है यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उसके अंदर जो उसकी 4 पॉइंट सीरीज है 4.0 करके, उसकी पीवाईक्यू की सीरीज है वो कंप्लीट कर लेना। और फिलहाल ये भी ना लेटेस्ट आएंगे एमटीएस और स्टेनो के लिए लेके आएंगे, तो आप उन्हें भी देख लेना, लेकिन जब तक वो नहीं लाते इसके अंदर लगभग 29-30 वीडियो है, इसे कवर कर लेना। और इससे आपका जो ये सब आपने कवर कर रखा है अरिहंत की बुक से और जो पीवाईक्यू आपने कर रखे होंगे, तो आपको इसके नोट्स बनाने में भी आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा। दूसरा पिनेकल मैंने आपको करने को बोला था, पिनेकल वाली जो बुक है, या फिर किरण भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और इसे पढ़ना किस तरीके से है, जो पिनेकल वाली बुक है, सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ना, उसके बाद पढ़ना पॉलिटी, उसके बाद पढ़ना ज्योग्राफी, इस तरीके से जाना। और ये तीनों काम आपके ना पैरेलल होने चाहिए, मतलब आप पर, और ऐसा नहीं है पूरा टाइम इसी में बता रहे हो, जैसे आज ये देख ली, इस तरीके जैसा आपको ठीक लगे। और जो स्टैटिक जीके है, जैसे स्टैटिक जीके में कौन सा हो गया आपके जो कवर होने ही चाहिए, सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए, रिवर हो गए, सॉइल हो गए, मतलब ये जो स्टैटिक वाला जो टॉपिक है ये आपको बढ़िया तरीके से कवर हो जाना चाहिए, तब आपके जो नंबर है 20 प्लस आसानी से आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपने इतना कर लिया तो फिलहाल जैसे ये सेंसस और ये सब और अरिहंत का, और जैसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे परमार वाली सीरीज आपकी पूरी हो जाएगी, पिनाकल के जितने ज्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो ये 20 से 30 तक का आपको सफर आराम से तय कर लोगे। बस ये डेली डेली पढ़ते रहो अच्छे तरीके से। और करंट अफेयर का कैसे करना है, लगभग 1 महीने पहले मैं आपको बता दूंगा क्या पढ़ना है। फिलहाल अगर आपको पढ़ना है तो आभास से नहीं है, एक टीचर है मैथ्स के, लेकिन ये करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके चैनल पे देख लेना, या मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल 1 महीने पहले पढ़ना बहुत है। इंग्लिश के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, आपका फिलहाल अभी ग्रामर पूरी कवर हो चुकी होगी, और वो क्या अभी कवर नहीं होगी, लेकिन हाँ ब्लैक बुक या फिर पीवाईक्यू या पिनेकल वाली बुक से पीवाईक्यू सारे आपको याद होने चाहिए,
याद कैसे करना है? MTR मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन। एक बार में किसी को याद नहीं होता, मुझे भी एक बार में याद नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत बार याद करे, इसलिए मेरे को अब बहुत सारी चीजें याद हो गई। तो ऐसा मत सोचना कि आपको एक बार पढ़ के याद नहीं हो गया, 2 बार पढ़ के याद नहीं होगा। आपको लगभग जितना ज्यादा हो सके उतनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी वो क्या पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको ये आप सर्च करना SSC इंग्लिश। 20,000 प्लस क्वेश्चन होंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा प्रैक्टिस करो। बस इसका इंग्लिश बाकी जितनी भी है सबका प्रैक्टिस करने का यही सॉल्यूशन है, उससे आपके नंबर बढ़े। तो अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट। सबसे पहले तो जिसके पास भी है टेक्स्ट बुक का जो है सब्सक्रिप्शन नहीं है, वो पास प्रो का ले लेना। और बाकी आप ये कोड लगा सकते हैं G1HU70। ये O है, O 7O G1HU7O, ये कोड लगा सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो मॉक टेस्ट कैसे देने, कितने देने, सबसे पहले तो आपको फिक्स कर लो कि हर सैटरडे को आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है, एक फुल मॉक टेस्ट देना है। और दूसरा, हफ्ते के मतलब जो वीक डेज है उसमें आपको एक PYQ जरूर देना, फुल कंप्लीट। तो आपको सैटरडे को एक मॉक देना ही देना है। और इसके अंदर टोटल टेक्स्ट बुक के अंदर 15 मॉक टेस्ट है, तो 15 तो आपको ये आपके ये हो जाएंगे। मतलब सितंबर के अंदर यू मान लो 3 मॉक टेस्ट हो गए, अक्टूबर के अंदर ऑलमोस्ट 4 मॉक टेस्ट हो गए, नवंबर के अंदर भी 4 मॉक टेस्ट हो गए, सैटरडे तो 4 4 8 और 3 11 मॉक टेस्ट ये हो गए। और दिसंबर में ये जो बाकी 4 मॉक टेस्ट है आप वो दे देना। तो इस तरीके से आपके 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, इनफ है। और बाकी वीक डेज में आपको क्या करना, जो PYQ है वो जरूर देने हैं। 2023 और 2022 इन दोनों की 6-6 शिफ्ट है, ये मतलब ये 12 भी आपको कंप्लीट करके जाने हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, 15 PYQ और 12 ये, तो ऑलमोस्ट 27 आपके जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इतने ऑलमोस्ट इनफ है। वैसे आप जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आपने किसी और प्लेटफॉर्म खरीद रखा है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इतने तो बेयर मिनिमम है, आपको करने ही पड़ेंगे। अब क्या हो गया, इसका एनालिसिस मैंने ये बता दिया कितने करने हैं, कहाँ से करने हैं। अब बात आ जाती है इसका एनालाइज किस तरीके से करना है। देखो मैं किस तरीके से करता हूँ, और पेपर और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, ये सबसे मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको करनी है जीके। जीके ऑलमोस्ट 10 मिनट में हो जानी चाहिए, बाकी फिर भी क्योंकि इसके अंदर पढ़ना है और जितनी जल्दी हो सके करो। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करनी है इंग्लिश। इंग्लिश ऑलमोस्ट 45 मिनट मान के चलो, 45 से 50, बाकी जितना कम टाइम हो सके उतना। उसके बाद आती है रीजनिंग, बाकी जितना बचा टाइम वो रीजनिंग में दे दो। और ऐसा नहीं सारा टाइम रीजनिंग को ही देना है, बहुत से जो क्वेश्चन है इंग्लिश में अपने डाउट लगा के हुए चलेंगे, और रीजनिंग में बहुत से क्वेश्चन नहीं होंगे, पहले अटेम्प्ट में नहीं होते हैं। फिर उसके बाद जो टाइम बचता है, जो हमने डाउट में छोड़े हैं, जो स्किप कर दिए, फिर उन क्वेश्चनों को करना होता है। ठीक है। और रीजनिंग तो मतलब इसी जो मैंने आपको बताया इस तरीके से करना है, पहले जीके फिर इंग्लिश और फिर हो जाता है रीजनिंग। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ना क्वेश्चन छोड़ने आने चाहिए पहले अटेम्प्ट में। जैसे मान लो मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट में कभी नहीं करता। जो PQRS टाइप होते हैं ना, P-Q-R, ये इन्हें भी पहले अटेम्प्ट में करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जाएंगे ना। मैं हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में करता हूँ। अब ऐसा नहीं आप ही नहीं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में करो, ये आपको प्रैक्टिस करते करते पता पड़ जाएगा आप किसमें बार बार अटकते हो। तो उसको हमेशा सेकंड टाइम में ही करो, जितनी जल्दी हो सके आप जल्दी जल्दी पेपर को खत्म करने की कोशिश किया करो। और यही अटेम्प्ट में करना आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी सीरीज में करने को मिलेगा। अब बात है इसको जैसे मान लो आपने अटेम्प्ट कर दिया और आपके नंबर आ गए ऑलमोस्ट 140। अब आपको ये देखना है कि भाई जीके में कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये अगर आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें से गलत हुआ है तो बहुत बेकार है, उसको रिवीजन करना है। जो नहीं पढ़ा उसमें से गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, आप बस ये सोचना कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक भी पढ़ना है। और PYQ में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से देख लेना कि भाई इस टॉपिक से पूछा गया, मेरे को नहीं आता तो मतलब इसे करना है। या PYQ में मान लो कोई सेंसस से कोई क्वेश्चन आया, आपको नहीं पता तो वो नोट कर लेना। PYQ में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको नहीं आता तो वो चीज आप नोट कर सकते हो जीके के अंदर। तो ये तो हो गया। अब बची रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या करना है, मान लो कोई, अब ये PYQ और वैसे दोनों है, मान लो कोई क्वेश्चन किया आपने और उसमें ना टाइमिंग जरूर देखनी है कि आपने कोई ज्यादा टाइम तो नहीं ले लिया। अगर ज्यादा टाइम ले लिया तो उसका देखना कि आप उससे कम टाइम में कर सकते हैं या नहीं कर सकते।
तो और देख, और फिर उसे आपको ये पता पड़ेगा कि भाई जैसे कैलेंडर वाला आपका इस बार गलत हो गया है, तो अब कोशिश करना अगले 3 से 4 दिन या 5-6 दिन कैलेंडर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, और अब दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। सिलोजिज्म का मान लो कोई 1 या 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो अब अगले टेस्ट में सिलोजिज्म का मेरा गलत नहीं होना चाहिए, इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है उस हफ्ते तक। जैसे मिसिंग नंबर या कोई गलत हो गया, तो अब क्या करना है, अगले हफ्ते तक हमें मिसिंग नंबर की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। फिर आप देखेंगे कि आपके धीरे 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 जो गलत होने की संख्या है वो कम हो गई है, और आपके 45 से 46 मार्क्स इजिली आ रहे हैं। अब 46 से जो बाकी जो है आपके जो मार्क्स बढ़ेंगे वो प्रैक्टिस से ही बढ़ेंगे, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सेम हमें इंग्लिश के साथ करना है। इंग्लिश के साथ जो सबसे मेजर चीज होती है आपके एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये तो गलत होते ही होते हैं। ये ऑलमोस्ट 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर में से आपके 3 से 4 गलत होते हैं, वो भी बेकार के, मतलब अगर ये गलत हो रहे हैं तो कॉम्पिटिशन में पीछे हट रहे हो। ये एक भी गलती नहीं होना चाहिए। आप अगर देख सकते हैं, आपने अगर कोई भी टेस्ट दिया है तो उसके आपके डेफिनेटली ये गलत होंगे, और ये गलत नहीं होनी चाहिए। इसको अगर आपको करना है प्लेन टू पैरामाउंट के अंदर सीधे सीधे 200-150 होंगे, उनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो। और फिर उसके बाद जो भी पेपर में कोई आपको लगे ना यार ये तो नया आ गया, तो हमने कभी मतलब पैटर्न टाइप होते हैं, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जैसे रोजेज आर रेड, ये रोजेज स्मेल्स ब्यूटीफुल, इस तरीके से कुछ होते हैं, स्मेल्स गुड, इसका कुछ अलग अलग तरीके से बनता है। तो वो जो पैटर्न है ना, आप अपनी एक नोटबुक होती आएगी, मतलब नोटबुक बना लेना डाउट्स की, कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में ये वाले टॉपिक गलत हो गए, या ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, उसको अंदर वो डाउट्स लिखते रहो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये मेरे को नहीं आता, वो चीज लिखते रहो। फिर क्या करो, जब भी अगला टेस्ट दो ना, उससे पहले वो नोटबुक जरूर पढ़ लो, कि भाई मेरे ना ये टॉप नजर मार लेना जरूर। तो आपको फिर एंड तक ना पेपर आते आते वो जो नोटबुक होगी उसके लगभग 30 पेज भर जाएंगे। तो आपको एंड मौके पे ना ये चीज जरूर रिवाइज करनी है, हर टेस्ट से पहले ये जो नोटबुक है आपकी डाउट वाली, ये जरूर रिवाइज होनी चाहिए। अगर आपकी कॉपी नहीं बना रहे हो तो बेकार है, फिर आपका पढ़ाई का छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। तो आप जब एनालाइज करेंगे उसे इस तरीके से एनालाइज करना है, जैसे मान लो कोई टॉपिक आ गया कि आपने ये नहीं पढ़ा, जैसे प्रीपोजिशन से ही कोई गलत हो गया, तो अब आपको क्या करना है कि भाई नेक्स्ट वीक जितने 5-6 दिन बाद आप टेस्ट दोगे, इस नेक्स्ट वीक अच्छी तरीके से प्रीपोजिशन याद करो, फिक्स प्रीपोजिशन, प्लेन टू पैरामाउंट से कर सकते हैं फिक्स प्रीपोजिशन, कि अब नेक्स्ट वाले टेस्ट में आपको कोई गलत नहीं होना चाहिए। या कोई फिक्स प्रीपोजिशन आ जाते हैं जो आपको नहीं पता, आपने पढ़ रखी है, उसे कोड नोटबुक में नोट कर लो। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब का है, तो फ्रेजल वर्ब भी आप प्लेन टू पैरामाउंट से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो वो ये जो आपके टेस्ट में आती रही फ्रेजल और आपको लगे यार ये तो हमें आती नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल, ये तो उसे नोट कर लो, इसका सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूशन है। और दूसरा, टेक्स्ट बुक या फिर ऑलिव बोर्ड, बहुत से प्लेटफॉर्म है उसके अंदर लाइव टेस्ट भी आते हैं, तो वो तो आपको देना ही देना है। ये जो है आप ये संडे को दे सकते हैं, आप जो मैंने मॉक टेस्ट बताया वो सैटरडे को, और ये जो है संडे को। तो इस तरीके से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, पेपर में जो पैनिक क्रिएट होता है ना, बहुत पैनिक जो क्रिएट हो जाता है, मतलब एग्जाम पास नहीं होता, बहुत से बच्चों की बढ़िया पढ़ाई होती है लेकिन पेपर में ना वो हैंडल नहीं कर पाते प्रेशर, जिसकी वजह से उनका जो पेपर है वो अच्छा नहीं जाता है। तो आपको मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है पेपर से पहले, कि आपको पेपर से बैठने से ही पहले पता हो कि हाँ भाई तुम्हारे एवरेज इतने नंबर आने हैं। क्योंकि मान लो आपके नंबर मॉक टेस्ट में 140 आ रहे, तो आपके जो पेपर में नंबर है ना, वो 135 से लेके 145 तक नंबर आएंगे। ये देख, ये मैंने नोट किया है कि जितने हमारे मॉक टेस्ट में बनते हैं ना, उससे मोस्टली वैसे तो ज्यादा ही आते हैं, लेकिन फिर भी मान लो टफ आ गया तो थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन आएंगे इसी एवरेज में, आप याद रखना। तो जितनी बढ़िया परफॉर्मेंस अभी दोगे वो पेपर में आपका बढ़िया स्कोर करेगी। मतलब आप 165 प्लस आराम से ला सकते हैं अगर आपकी बढ़िया प्रैक्टिस है, जिस हिसाब से मैंने बताया है इस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। तो बाकी कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक दे रखा है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहे, ऑल द बेस्ट, आपका जो एग्जाम है बढ़िया जाएगा।